कच्चे तेल में गिरावट और यूएस बॉन्ड यील्ड में नरमी से बाजार में बढ़ी तेजी की रफ्तार। निफ्टी करीब 100 पॉइंट चढ़कर 23,750 के पार। बैंक निफ्टी में भी अच्छी तेजी। मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छी तेजी के साथ कर रहे हैं आउट परफॉर्म। डर का इंडेक्स इंडिया विक्स भी पड़ रहा है ठंडा। आज के बिग स्टॉक्स का जलवा। रिजल्ट्स के बाद सम्मान कैपिटल दौड़ा, शेयर में करीबन 10% का अपर सर्किट। साथ ही मजबूत कमेंट्री से बीएल करीबन 3% चला। वहीं ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट से लेंसकार्ट और बीपी सेल में भी खरीदारी। वहीं जुबिलेंट फूड 7% से ज्यादा टूटकर बना एक्सीडेंट ऑफ द डे। डिफेंस शेयरों में आज सबसे ज्यादा तेजी, करीब 2% चढ़ा इंडेक्स। साथ ही रियल्टी, केमिकल और कैपिटल मार्केट शेयरों में भी रौनक। वहीं आईटी शेयरों में हल्का दबाव। आज के चार्ट जीपीटी और स्पॉटलाइट पड़े सटीक। मजबूत चार्ट के दम पर सीमेंस करीबन 2% ऊपर। साथ ही एबीबी, बजाज ऑटो और बायोकॉन में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट, यूनियन बैंक और डीएलएफ में रौनक। आज डॉलर के मुकाबले रुपए में दिखी 60 पैसे की मजबूती। कल के लो के करीब 72 पैसे की रिकवरी। रुपए को संभालने के लिए आरबीआई ने $5 बिलियन के डॉलर रुपए स्वैप ऑक्शन का किया ऐलान। 26 मई को होगा ऑक्शन। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान मार्केट एक्सपर्ट, इकोनॉक्स रिसर्च एंड एडवाइजर्स के पंकज रांधर जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। साथ ही इस मार्केट में करना क्या है वो भी समझाएंगे। निफ्टी लेकर आई स्क्रीन पर और हम ऊपरी स्तरों से थोड़ा फिसले हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार। 125 पॉइंट ऊपर कामकाज करते हुए बैंक निफ्टी भी रखेगा स्क्रीन पर। 300 अंकों की बढ़ोतरी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। हालांकि यहाँ पर भी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी चीज़ इस मार्केट में ब्रेथ है। मिड कैप और स्मॉल कैप में बाइंग है। ब्रेथ की तस्वीर आपको शानदार नजर आएगी। 2000 से ज़्यादा ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। वहीं मात्र 650 ऐसे स्टॉक्स जहाँ पर बिकवाली है। डिफेंस में स्ट्रेंथ है। एक बार ब्रेंट रखेगा स्क्रीन पर और जिस तरीके से नरमी वहाँ आई है उसने कहीं ना कहीं सेंटिमेंट सुधारा है। और युद्ध को लेकर, विराम को लेकर बात चल रही है, उसने कहीं ना कहीं बूस्ट किया है सेंटिमेंट। और रुपए की मजबूती आज इस मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन सवाल अहम वही कि इस मार्केट में क्या किया जाए और निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अब क्या आउटलुक बन रहा है, समझ लेते हैं पंकज जी से। पंकज जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। आज स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, हालांकि थोड़ी ऊपरी स्रोत से हम फिसले हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी पर अब क्या आउटलुक बन रहा है? गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। श्रेया जी, देखिए, जहां तक बात हम लोग निफ्टी की करेंगे, निफ्टी लोअर लेवल से थोड़ा बहुत रेजिलियंस दिखा रहा है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट इनहेरेंट स्ट्रेंथ है लोअर टाइम फ्रेम पे 200 डे मार्क के ऊपर ही काउंटर ये फिलहाल ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। जब तक 23,610 के ऊपर निफ्टी ट्रैवल कर रही है, मुझे लगता है कि निफ्टी में स्ट्रेटजी जो होगी वो बाय ऑन डिप्स वाली होगी। ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है 23,900 तक निफ्टी जाने का दमखम रखता है। बहरहाल 1 से 2 दिन का इसके अंदर समय देना होगा। जहां तक हम लोग बात जो है बैंक निफ्टी की करते हैं, बैंक निफ्टी में भी मोर और लेस सेटअप एक जैसा ही है। लेकिन क्रूड के अंदर की जो नरमी रहेगी उसका एक इम्पैक्ट जो है फाइनेंशियल्स काउंटर के ऊपर देखने मिल सकता है। और बैंक निफ्टी के अंदर एक ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 54,200 रुपए तक की टारगेट्स यहाँ पर देखने मिल सकते हैं। जब तक बैंक निफ्टी 53,650 53,650 के ऊपर ट्रैवल कर रही है, बैंक निफ्टी के अंदर स्ट्रेंथ बनी रहेगी। ओके, तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ निफ्टी बैंक के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम हो सकते हैं कनेक्ट। इस व्हाट्सएप नंबर पे आपकी जो भी पोर्टफोलियो से जुड़ी हुई क्वेरी है आप हमें भेज सकते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहां पे आप हमें टैग कर सकते हैं। श्रेया ठाकुर या फिर कंचन नौटियाल को आप डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले दर्शक कोलकाता से हमारे साथ प्रेमचंद जी जुड़ गए हैं। प्रेमचंद जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जी। बताइए क्या सवाल? एक्चुअली सर मेरे पास मैजिकॉन टॉक है, मैजिकॉन टॉक 3000 प्राइस पे। इसको होल्ड करना है या फिर इसको मतलब कब तक ये ऊपर आ सकता है? आपका लंबी अवधि का नजरिया है या फिर शॉर्ट टर्म का? लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, बट
चाहते हैं जल्द से जल्द मतलब अगर रिकवर हो जाए। जी, ओके। मज़गांव डॉक और 3,000 की इनकी बाइंग है, 1,000 शेयर्स है पोर्टफोलियो में। वहां से एक हमें करेक्शन जो है देखने को मिला है। पिछले एक साल में करीबन 27% की गिरावट यहां पे आती हुई दिखाई दी है, लेकिन आज डिफेंस शेयर्स में एक एक्शन बना हुआ है। पंकज जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पे क्या करा जाए? गुड मॉर्निंग कंचन जी। देखिए, काउंटर काफी बढ़िया है। हालांकि इनकी जो बाइंग है काफी ऊपरी लेवल से की हुई है, लेकिन इनके पास में समय है। मुझे लगता है कोई अगर लोअर टिक यहाँ पर देखने मिलती है, करीब 2380 2400 की रेंज में अगर काउंटर मिलता है, तो एक्यूमुलेशन की ही सलाह रहेगी। नजरिया लंबा है तो होल्ड ही करे। ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है 2800 और 3000 रुपए तक के भाव दोबारा देखने मिल सकते हैं। 2800 से 3000 तक के लेवल्स एक्सपेक्टेड है मज़गांव डॉक में। लंबी अवधि की नजरिए से आप इसे होल्ड कर सकते हैं, होल्ड की राय है। अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, उनसे बातचीत की जाए। संजय कुमार जी यूपी से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। संजय जी नमस्कार, सुप्रभात। नमस्कार नमस्कार जी, सवाल आपका। इंडिलीवर का है 15 शेयर, 2680 रुपए का है। जियो फाइनेंस का है 254 रुपए का, 129 शेयर है। टीएमटी का है, टीएमटी का 141 शेयर है, ठीक। 468 रुपए का। ठीक है संजय जी, एक सवाल ले लेते हैं आपका, एचयूएल पर ले लेते हैं। और क्योंकि आप यहाँ पर लॉस झेल रहे हैं 2600 से, बिल्कुल एक काम करते हैं, ये सवाल का जवाब बाद में दीजिएगा। हमारे साथ गगन बांगा जुड़े हैं, एक बार गगन बांगा जी को दिखा दीजिए जरा स्क्रीन पर, और रख दीजिए जरा एक्सक्लूसिव प्लेट। सबसे पहले सीएनबीसी आवाज़ पर आपको दिखाई देंगे गगन जी। गगन जी गुड मॉर्निंग। और मार्केट ने तो आपके नंबर्स को एक पॉजिटिवली रिवॉर्ड किया है, लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो क्वार्टर है इसको कहा जाए कि एक किचन सिंकिंग क्वार्टर है। एक बार में जो आपको पैसा मिला उसको आपने पूरी तरीके से यूज किया है प्रोविजनिंग के लिए। किचन सिंकिंग तो नहीं बोल सकते। कैपिटल जब रेज किया जाता है तो उसके प्राइमरीली दो पर्पसेस होते हैं। एक बफर्स क्रिएट करना और दूसरा लिक्विडिटी। तो हमने इस क्वार्टर को सर्टेनली, इस कैपिटल को सर्टेनली यूटिलाइज किया है बफर्स क्रिएट करने के लिए। बट उससे पहले ये समझने की जरूरत है कि जो ये ट्रांजैक्शन है ये कैसे कंपनी की जिंदगी बदलती है। आईएचसी एक प्रोमोटर के रूप में आने से ये समान कैपिटल 2.0 3.0 ये उस टाइप का इम्पैक्ट आइटम नहीं है। ये एक नई जिंदगी है, एक नया सोचने का नजरिया है। एंड आज जो हम जर्नी शुरू कर रहे हैं, या हमने 1 अप्रैल को शुरू की थी, वो जर्नी 5, 10, 15, 20 साल की कंपाउंडिंग की जर्नी है। एक ऐसी जर्नी है विच विल सर्टेनली आउटलिव मी। किसी भी स्टडी कंपाउंडिंग एक्सरसाइज के लिए बफर्स होना, बिकॉज बिजनेसेस साइकिल्स एवरीथिंग विल गो अप एंड डाउन, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बफर्स होना बहुत जरूरी है। ये ऐसे ही बफर्स हैं। इधर हमारी अर्निंग्स पे जो रिकवरीज आएंगी वो एक बफर है, उसमें से कुछ पोर्शन हमने बेक इन किया है, कुछ को साइड में रखा है अपनी प्रोजेक्शंस के लिए। सो आप एंड मार्केट को तो मैं यही मैसेज बोलूंगा कि आज जो हम जीरो नेट एनपीए, जीरो ग्रॉस एनपीए का नंबर लेके चल रहे हैं, ये हमारे लिए सबके लिए एक माइंडसेट शिफ्ट है कि ये एक नया स्टार्ट है। एक कंपनी है जो साइज में बहुत बड़ी है, 53,000 करोड़ के एसेट्स हैं, 1.6% का आरओए है और कोई एनपीए नहीं है। इससे बेहतर एंड फर्म स्टार्ट नहीं हो सकता। गगन जी, एक आई एम श्योर कि आपने भी नोटिस किया होगा, एक ट्विटर पर भी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भी एक मैसेज काफ़ी ट्रेंड हो रहा है कि ये इतना बड़ा लॉस नंबर क्यों आया, और ऐसे में आगे जाकर आपके नंबर्स पर कैसे भरोसा करें। तो थोड़ा सा अगर उस पर एक क्लैरिफिकेशन दे सकें, क्योंकि लॉस काफ़ी बड़ा है, करीब करीब 8,100 करोड़ का। तो ये इतना बड़ा लॉस क्यों आया, मतलब 1,000 करोड़ की नेट इंटरेस्ट इनकम और 8,100 करोड़ का लॉस। सो जो कैपिटल हमारे पास आया, हम ऑलरेडी बहुत कैपिटलाइज्ड हैं, 20,000 करोड़ से ऊपर की नेटवर्थ ऑलरेडी थी। उसको कंपनी ने प्रोसेस किया कि किस तरीके से
हमको कैपिटल को यूज करना है। एंड बिग पिक्चर ये थॉट था कि इस पूरा का पूरा कैपिटल हमें दिया ही इसलिए गया है कि हम अपनी अर्निंग्स को कंपाउंड करें। तो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल क्वांटम हमने अर्निंग्स पे इम्पैक्ट लिया है। तो तकरीबन 8,500 करोड़ का कैपिटल आ रहा है और उतना ही हमने अपनी अर्निंग्स पे इम्पैक्ट लिया है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स बफर क्रिएटिंग एक्सरसाइज है, बट इन बफर से ये जरूर है कि आगे चल के बहुत स्टडी कंपाउंडिंग रहेगी। दूसरा, अगर कोई कंपनी में प्रमोटर बन के आता है और 43% स्टेक लेता है, प्रमोटर की ओनरस रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, वो वाजिब है कि बहुत लीगल, फाइनेंशियल और हर एक तरीके की ड्यू डिलिजेंस करके आता है। एंड किसी को नहीं ये चाहिए कि हर 4, 6, 8 क्वार्टर के अंदर आप फिर कैपिटल के अंदर डिप कीजिए। तो ये सारी कंसिडरेशंस के बाद एंड जो भी कल हमारी एनालिस्ट कॉल पे था, IHC ने ये बहुत क्लियरली बोला कि हम डिलिजेंस करके आए हैं, वी हैव कम विद आवर आईज ओपन। हमको पता है क्या बिजनेस है, क्या लोग हैं, क्या अपॉर्चुनिटी है, और हम तीनों चीज को अप्रिशिएट करते हैं, फ्रैंचाइज को, आदमी को और बैलेंस शीट को। तो ये जो ओपनिंग AUM है 53,000 करोड़ की, ये आगे के लिए एक बहुत बड़ा अर्निंग इंजन है। बट उससे पहले, एंड ये मैं बहुत फर्मली बोलना चाहूंगा, उससे पहले इस पूरी एक्सरसाइज से जो एक चीज अचीव हुई है वो ये है कि ये जो लेगेसी की किताब थी, ये फाइनली फॉर्मली वंस एंड फॉर ऑल बंद कर दी गई है। अब आगे देखेंगे, आगे ग्रो करेंगे, 30,000 करोड़ रुपया इस साल डिसबर्स करेंगे, अगले साल 50,000 करोड़ रुपए डिसबर्स करेंगे, 2 लाख करोड़ की AUM लेके जाएंगे एंड बिजनेस की साइकिल्स को थ्रू दीज बफर्स बेहतरीन तरीके से मैनेज करें। नहीं, बिल्कुल वो बात बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि आपने FY30 तक की गाइडेंस दे दी है सिंपली। तो फिर उसी से एक रिलेटेड सवाल, ये जो 8,000 करोड़ का लॉस है, इसे क्या वन ऑफ माना जाए, आगे आपके लॉसेस नहीं होंगे, या फिर ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी? सॉरी, आपको वापस रिपीट करना। मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि जो फिर ये एक 8,000 करोड़ का लॉस है जैसा आपने डिस्क्राइब किया, क्या ये बस एक हो गया, अब यहाँ से कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी दिखाएगी आगे जाते हुए, या आगे भी रिस्क रहेगा किसी क्वार्टर में लॉस का? जो नॉर्मल क्रेडिट कॉस्ट हर एक बिजनेस में आती है, होम लोन्स में 40 बेसिस पॉइंट्स आती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में 1% आती है, पर्सनल लोन्स में 3% आती है। वो जैसे बिजनेस होगा तो रेगुलर क्रेडिट कॉस्ट्स तो आएंगी, वो रिटर्न ऑन एसेट के अंदर बेक्ड इन है। अगर मैं ये बोलूं कि ओपनिंग AUM से कोई कॉस्ट आएगी, नेट कॉस्ट कोई नहीं आएगी। हमने तभी एक एक्सट्रीम स्टेप लिया है और नेट और ग्रॉस NPA को 0 पे लेके गए हैं, जस्ट टू इंश्योर एंड अश्योर कि वहां से अभी जो भी कॉस्ट, क्रेडिट कॉस्ट, प्रोविजंस जो भी आ सकती थी वो नहीं होंगी, वहां से नेट रिकवरी होगी। और जो रिकवरी का नंबर मैं पैक कर रहा हूँ वो तकरीबन 7-8 हजार करोड़ रुपया ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स कर रहा हूँ। उसमें से कुछ हमने इन नंबर्स में बेक इन किया है, बाकी हमने साइड में एज बफर्स रखा है। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल, IHC ने $1 बिलियन डाला। अब क्योंकि आपने काफ़ी प्रोविजनिंग की है और आपके टारगेट्स काफ़ी अग्रेसिव हैं, क्या आपको एक सेकेंड राउंड ऑफ फंड रेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि एक NBFC के लिए कैपिटल सबसे बड़ा एक टूल है, तो क्या और कैपिटल रेजिंग की ज़रूरत पड़ेगी आपको आपके इतने अग्रेसिव टारगेट्स के लिए? 3200 करोड़ का कैपिटल ऑलरेडी आएगा वारंट्स के थ्रू 18 महीने के अंदर। उसके अलावा हम तकरीबन हर साल अपनी नेटवर्थ को 3-1 करोड़ से ऐड करेंगे अर्निंग्स के थ्रू, नेट ऑफ डिविडेंड्स। विद दैट जो हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होगा वो 26%, 27%, 29% उस रेंज में होगा। तो अभी एनी टाइम इन द नियर फ्यूचर कोई और डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है, कोई और इक्विटी कैपिटल रेज करने की जरूरत नहीं है। ये 3200 करोड़ जो वारंट्स की कन्वर्जन अगले 18 महीने के अंदर होनी है वो सर्टनली होगी। उसमें से 25% हो चुकी है, 75% और 75% की वैल्यू 3200 करोड़ रुपए है।
वो जरूर आएगी एंड वो इन नंबर्स के अंदर बेक्ड इन है। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा आपने एनपीएस जीरो कर दिए और जो अभी आपकी करंट एयूएम है वो कैश फ्लो टेस्टेड है, तो आगे जाते हुए आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के ड्राइवर्स क्या होंगे? क्या कॉस्ट ऑफ फंड्स आपको लग रहा है आगे जाते हुए कम होंगे, और किस तरीके का एनआईआई एक्सपेंशन हम आपके बिजनेस में देखेंगे? हमारे बिजनेस में कॉस्ट ऑफ फंड्स इज द सिंगल सोल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया टू फोकस। वो ये एक सस्टेनेबल मोट होता है बिजनेस में, एंड उसी डायरेक्शन के अंदर कंपनी को लेके जाना है। अगर मैं अपने आईएचसी एज प्रमोटर की गाइडेंस के अंडर पहले 50 दिन देखूं, तो उन्होंने जो मेहनत की हमारे साथ, एक एक रेटिंग एजेंसी से जाके मिले हैं, मल्टीपल इंटरैक्शंस हुई हैं, उससे रेटिंग एजेंसीज को कंफर्ट आया और हमें अपग्रेड करके AA+ लेके गए। ये एक नॉच का अपग्रेड है। हमारी डायरेक्शन सर्टनली डोमेस्टिकली AAA, इंटरनेशनली सॉवरेन इक्विवेलेंट की है। वहाँ जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। सर्टनली हमें डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत है कि हम ये AA+ रेटिंग को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, रिड्यूसिंग आवर कॉस्ट ऑफ फंड्स, हमारा फ्रेंचाइज इंक्रीज करने में। तो कॉस्ट ऑफ फंड्स हमारे लिए मोस्ट क्रिटिकल क्राइटेरिया ऑफ फॉर मॉनिटरिंग आवर प्रोग्रेस रहेगा। अच्छा, मैं आपका जो हमारे सिस्टर चैनल पर एक इंटरव्यू चल रहा था, उसके कुछ फ्लैशेस देख रहा था। उसमें आपने एक बात कही है कि जो मॉर्गेजेस हैं वो 90% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा है FY27 में, जो FY28 तक 70% और ग्रेजुअली 50% तक आ जाएंगी। तो बाकी आप किन चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं फिर उसके अलावा? हम इमिडिएटली लोन अगेंस्ट गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्रिएट करने की के एफर्ट शुरू करेंगे। पर्सनल लोन्स और बिजनेस लोन्स के जो गार्ड रेल्स हैं और जो टेक सिस्टम्स हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। तो ये 3 प्रोडक्ट्स, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन्स, अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन्स एंड सिक्योर्ड गोल्ड लोन्स, ये 3 प्रोडक्ट्स पे काम शुरू हो गया है। कुछ डिसबर्समेंट्स फाइनेंशियल ईयर 27 में होंगी, जो मोर टुवर्ड्स टेस्टिंग होगी, कुछ और 28 में होंगी, एंड 29 ऑनवर्ड्स ये 3 प्रोडक्ट्स एक मटेरियल पोर्शन ऑफ आवर ओवरऑल डिसबर्समेंट्स बनेंगे। तीनों पुट टुगेदर आई थिंक तकरीबन 50% होने चाहिए फाइनेंशियल ईयर 29 ऑनवर्ड्स। उसके बाद फिर हम कुछ प्लीज कंटिन्यू और नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे, बट फर्स्टली बिटवीन 27 एंड 29 द फोकस इज कि हम ये 3 प्रोडक्ट्स को असाइड ऑफ जो हमारे मॉर्गेज प्रोडक्ट्स है उनको स्केल अप करें। ओके, अच्छा, गोल्ड लोन की आपने बात की, अभी थोड़ा ये स्पेस क्राउडेड नहीं हो रही गगन जी? ऑलरेडी मुथूट की जो मैनेजमेंट थी उन्होंने कहा कि थोड़ा कंपटीशन बढ़ रहा है, थोड़ी उनकी गाइडेंस भी मुझे थोड़ी सी म्यूटेड लगी। आपको ये स्पेस क्यों लुक्रेटिव लग रही है फिर? देखिए, आई गो बैक टू द पॉइंट कि ये बिजनेस कॉस्ट ऑफ फंड्स का बिजनेस है। हमारे पास एक यूनिक एडवांटेज है कि हमारे पास एक ऑलरेडी ओपनिंग AUM है जो 1.6% रिटर्न ऑन एसेट थ्रो अप कर रही है। इस साल के अंदर ही हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड है, जो हम नई बोरोइंग कर रहे हैं, उसकी मेरी एक्सपेक्टेशन है विथ रेटिंग्स बीइंग वेयर दे आर AA+, हमारी कॉस्ट ऑफ इंक्रीमेंटल बोरोइंग 160 बेसिस पॉइंट से कम होनी चाहिए। तो उसका ROA पे, एग्जिस्टिंग एसेट्स पे काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा। जो गोल्ड लोन का बिजनेस है, दैट इज मोर अबाउट अ डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ बिजनेस, एंड उसके अंदर या किसी भी लेंडिंग बिजनेस के अंदर आप जितना टेक प्ले इंट्रोड्यूस करेंगे, आपका कॉस्ट इनकम रेशियो उतना कम होगा। अगेन IHC एज अ प्रमोटर, उनका जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्लोबली है वो AI एंड टेक इकोसिस्टम्स के अंदर है। वो हमारे लिए गो टू है। उनके साथ हमारे ऑलरेडी 37 यूज केस AI के चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप अपनी कॉस्ट इनकम पे कंट्रोल रखेंगे, हमने फिस्कल 30 में बोला है कि आज जहां पे उधर से आधा हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फंड्स पे कंट्रोल करेंगे। इंडिया इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वहां पे एसेट साइड पे आप एक्चुअली हमेशा ही सिलेक्टिव रह सकते हैं कि आपको किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं देना है और किस प्राइस पे लोन देना है।
ओके तो ये जो आपने कॉस्ट ऑफ पॉइंट्स आप बार बार उस पर एक फोकस कर रहे हैं, उसी से रिलेटेड एक सवाल, एआई को लेकर आप कितना अब सीरियस हो रहे हैं, कितना इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एआई को? और एक और आपने बात की है एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी की, कि अभी 0.6 लोन पर मंथ पर एम्प्लॉय है, उसको आप 2 पर लाना चाहते हैं, ये कैसे होगा? हमारा एज अ फर्म मानना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज अभी तक टैकल करता था साइकिल्स को, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स, लिक्विडिटी साइकिल्स, एसेट साइकिल्स। अब जो उसको एक चौथा वेरिएबल टैकल करना है, दैट इज द एआई डिस्रप्शन। हम इसको बहुत सीरियसली ले रहे हैं एंड इसको हम एक अपॉर्चुनिटी मान रहे हैं कि दिस विल अलाउ अस कि हम अपनी एजेंट जो हमारे कस्टमर सर्विस में है, कस्टमर एक्विजिशन में है, कलेक्शंस में है, उनकी हम प्रोडक्टिविटी एज मच एज 30% अचीव कर पाए। सो राइट एट द स्टार्ट हमने ना ही सिर्फ ये बोला कि हम एआई कहाँ यूज करेंगे, वो रिस्क मैनेजमेंट हो, कस्टमर एक्विजिशन हो, कलेक्शन सिस्टम्स हो या ओवरऑल गवर्नेंस हो, हमने काफी स्पेसिफिक गोल्स आर्टिकुलेट किए हैं कि वो किस तरीके से हमारी एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और हमारे कॉस्ट इनकम रेशियो को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे। तो हमारे पास आज ऑलरेडी लाइव 37 यूज केसेस हैं और ये कंटिन्यूसली एक्सपैंड होते रहेंगे, इनकी इम्प्लीमेंटेशन होती रहेगी और बेनिफिट्स आते रहेंगे। जो इन अर्निंग्स के अंदर एक अजम्पशन है कि एटलीस्ट इतना तो हम कर ही लेंगे, उसके बियॉन्ड और क्या कर पाते हैं, दैट टाइम लिमिट है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से गगन जी, मैं आपसे बात किया करता था 2017-18 के वो ग्लोरी डेज में, जब कंपनी का नाम इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस था, इंडेक्स की भी कंपनी हुआ करती थी। उसके बाद हमने काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स देखी कंपनी में। क्या सेफली अज्यूम किया जाए कि वर्स्ट इज़ ओवर और वो जो पुराने ग्लोरी डेज हैं उसकी तरफ वापस बढ़ेगी क्या कंपनी? क्या उस तरीके का विजन है आपके पास? देखिए, मैंने शुरू में यही बोला कि ये सम्मान कैपिटल 2.0 नहीं है, ये एक नई जिंदगी है। दूसरी चीज मैंने ये बोली कि जो लेगेसी है उसको एक बारी के लिए फर्मली बंद करके, लॉक करके खत्म कर दिया जाए। अभी हमको आगे देखना है। बहुत कंपनी चला ली पिछले 7 साल पीयर व्यू मिरर में देख देख के, अभी आगे देखेंगे। अपॉर्चुनिटी इंडिया की बहुत है, मॉर्टगेजेस में बहुत है, लो टू मिड इनकम में बहुत है। उस अपॉर्चुनिटी को विद द राइट फ्रेमवर्क, इस टीम को एक्सपीरियंस है कॉम्प्लेक्सिटी मैनेज करने का, उस एक्सपीरियंस को लेवरेज करते हुए इन नंबर्स की तरफ सिंगल माइंडेडली बढ़ते हैं। क्या पास्ट में हुआ, क्या हमने हाइट्स अचीव की, क्या सीखा, वो जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है उसको सर्टनली हम लेवरेज करेंगे एंड हम 2 लाख करोड़ की AUM की तरफ आगे स्टेडली बढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए गगन जी, जैसा पंजाबी में कहते हैं मिट्टी पा, जो हो गया वो हो गया, अब आगे देखिए। जैसा आपने कहा कि अब रियर व्यू मिरर में नहीं, आगे देख के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको आगे आने वाले क्वार्टर्स और ईयर्स के लिए। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ये बात हो गई सम्मान कैपिटल की। क्लियरली आज का स्टॉक ऑफ द डे था। कंचन शेयर, सॉरी आपका शो मैंने हाईजैक कर दिया। बिल्कुल नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था ये। और सम्मान कैपिटल पर आपने सुना MD and CEO गगन बंगा जी को, और सम्मान कैपिटल देखिए लगभग 9% अप आज के सेशन में। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। फटाफट से हमारे साथ जो दर्शक हैं उनको कनेक्ट कर लिया जाए और जुड़ गए हैं। कौन दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ? संजय जी। जी मैम। जी संजय जी, HUL के ऊपर आपका सवाल था ना, 15 शेयर थे आपके पास, 2680 की खरीद थी। हाँ मैम, और जियो फाइनेंस का भी है और वेदांता का भी है। ठीक है, मैं दो सवाल में ट्राई करती हूँ यहाँ पे एड्रेस करेगा। जियो फाइनेंस की बाइंग क्या है? जी मैम, जियो फाइनेंस के छोड़ दीजिए, आप वेदांता के ले लीजिए ना। ठीक है, बताइए, वेदांता बताइए। 330 रुपए का है, 410 शेयर है। ठीक है, ओके। हिंदुस्तान यूनिलीवर और 15 शेयर्स है, 2680 की बाइंग है और नो डाउट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हमें एक नीचे की गिरावट देखने को मिली। पिछले 1 साल में भी यहाँ पे एक फ्लैट मूवमेंट रहा है। पंकज जी, क्या करा जाए?
जी हिंदुस्तान यूनिलीवर की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो स्विंग लोज के करीब ही आने की कोशिश कर रहा है और देखिए अगर नजरिया लंबा है यहाँ पे तो होल्ड करके चले। अगर आप ट्रेडिंग पर्पज से अगर इसको लिए हैं तो मुझे लगता है 2130 रुपए का एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस जो है इसको मेंटेन करना चाहिए और ऊपरी लेवल पर मुझे लगता है ये 2350 और 2425 तक की लेवल दिखा सकता है। वहां पर हम लोग ये स्टॉक को रिविजिट कर सकते हैं। ओके, एक बार रिविजिट वापस से करना पड़ेगा। दूसरा सवाल इनका वेदांता के ऊपर है। 400 शेयर्स है पोर्टफोलियो में, 330 की बाइंग है। ऑलमोस्ट जिस लेवल पे इस टाइम पे ये होवर कर रहा है वहीं पे खरीदा गया है। आगे का पर्सपेक्टिव कैसे लेके चले? जी कंचन जी काफी चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी लुक्रेटिव है, हायर हाइज के फॉर्मेशंस देखने मिले हैं और जिस हिसाब से ये अभी प्लेस्ड है मुझे लगता है कि एक जो ब्रेकआउट इसका है वो 338 के ऊपर है। अगर ये उसके ऊपर चले जाता है तो 355 360 रुपए तक की रेंज देखने मिल सकती है। होल्ड करने की सलाह रहेगी, स्टॉप लॉस 320 का मेंटेन करके चलना। ओके, वेदांता में 320 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और करके चलना हुआ होल्ड। पंकज जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और सभी सवालों को आंसर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप किया जाए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिए श्रेया के साथ विद खिलाड़ी नंबर 1। खिलाड़ी नंबर 1। ओके।